स्टूडेंट्स, आज हमारा सेकंड टॉपिक, हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज अबाउट डेफिनेशन। टेक्स्ट में डेफिनेशन जो है वो अगर हम उस पर बात करें तो बच्चे जितने भी हमारे पास लॉज हैं उसका जो सेकेंड चैप्टर होता है, मीन लॉ के जो चैप्टर्स बने होते हैं या सेक्शंस बने होते हैं, सेकेंड सेक्शन जो है हमेशा उसमें डेफिनेशंस होती है। वो जो टर्मिनोलॉजीज, वो जो चीज़ें लॉ में आगे एक्सप्लेन होनी होती हैं, जो बातें होनी होती हैं, उनका इस पर्टिकुलर लॉ में क्या मीनिंग बनता है। फॉर एग्जांपल अगर हम इस बुक में कंपनी की बात करेंगे तो हमें पहले पता होना चाहिए कि कंपनी का इस लॉ के मुताबिक क्या मीनिंग है, ठीक है। तो इसलिए उसको डिफाइन करना या उसको अंडरस्टैंड करना जो है वो कंपलसरी है। अगर बच्चे आप पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये कंपलसरी क्वेश्चन है। हमको 30 to 40 टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे जिसमें से 4 या 5 पेपर में लाजमन आती है। ये कंपलसरी पेपर पार्ट होता है पेपर का, चाहे आप एनुअल सिस्टम में पेपर दे रहे हो चाहे आप सेमेस्टर सिस्टम में पेपर दे रहे हो, ठीक है। तो मेक इट श्योर कि ये 15, 20 या 30, 40 डेफिनेशन जिनको जितनी भी हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में, उनमें से 4 से 5 लाजमन पेपर का पार्ट हो, ठीक है। अब बच्चे आपने ये टर्मिनोलॉजीज जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये ज्यादातर पहले सुनी हुई होगी, लेकिन चूंकि हम लॉ की बात कर रहे हैं तो लॉ में इसका एक अलग पर्टिकुलर मीनिंग है और इसको लिखने और समझने का एक अलग स्टाइल है। उसी स्टाइल से लिखेंगे, उसी स्टाइल से समझेंगे तो आपकी डेफिनेशन एक्सेप्टेड होगी, अदरवाइज एक्सेप्टेड नहीं होगी, ठीक है। ये सेक्शन 2 है लॉ का जिसमें ये सारी टर्मिनोलॉजीज, आई थिंक 71 है टोटल टर्मिनोलॉजीज जो डिस्कस हुई हैं, लेकिन वी विल डिस्कस ओनली इंपॉर्टेंट वन, दैट विल बी अबाउट 30 to मैक्सिमम 40, इससे ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो सबसे पहले जो है हमारे पास है बच्चे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। बच्चे प्रॉफिट क्या होता है? जो ऑर्गेनाइजेशन जब अर्न करती है तो उससे जो कमाती है, जो बेनिफिट होता है वो हमारे पास प्रॉफिट कहलाता है। अकोमोलेटेड मीन इकट्ठे हुए प्रॉफिट्स क्या होते हैं? तो लॉ की लैंग्वेज में वो तमाम प्रॉफिट्स जो किसी भी फॉर्म में आपने रिजर्व की फॉर्म में रखे हुए, क्या रखे हुए? रिजर्व। रिजर्व एक्चुअली प्रॉफिट का वो पार्ट होता है जो कि आप शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, ठीक है। सेकेंडली बच्चे क्या, ऑल प्रॉफिट जो भी आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दी है वो भी आपके किसका पार्ट है? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का, ठीक है। थर्डली जो हमारे पास ऑल प्रॉफिट कीप्ट इन व्हाटएवर शेप। व्हाटएवर शेप का मतलब है कि आपने उसको कैपिटलाइज किया है या नहीं किया, वो क्या होंगे? आपके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का पार्ट होंगे, ठीक है। अब बच्चे ये 3 पॉइंट्स हैं, ये एज इट इज पॉइंट्स की फॉर्म में ही आपने लिखने होते हैं। क्या पहले कि वो तमाम प्रॉफिट, वो कोई भी रिजर्व जो आपने प्रॉफिट में से रखे हुए हैं वो, प्लस जितने भी प्रॉफिट आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए वो भी, और प्लस जो प्रॉफिट आपको हुए चाहे आपने कैपिटलाइज किए हैं चाहे नहीं, वो तमाम क्या कहलाते हैं? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। उसके बाद बच्चे आपको पता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्या होता है, ठीक है। सारे प्रॉफिट जो इकट्ठे कर ले तो दैट इज नोन एज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। इसको 1-2 लाइनों में एक्सप्लेन भी करना होता है, सिंपल वर्डिंग में, ठीक है। अगर कर दे तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना करें तो कोई मसला नहीं है। चंद डेफिनेशंस के नीचे ये एक्सप्लेनेशन रिक्वायर होती है, कईयों के नीचे रिक्वायर ही नहीं होती। सेकंड वन जो है हमारे पास बच्चे वो है एक्टिव टैक्स पे लिस्ट। बच्चे एफबीआर हर साल एक लिस्ट जारी करता है जिसमें उन लोगों के नाम होते हैं जिन्होंने इस साल टैक्स रिटर्न सबमिट करवाया था, दैट इज नोन एज एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट। क्या बच्चे? लिस्ट इशूड बाय एफबीआर। एफबीआर कौन है? फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, containing the names of persons who have filed a return, जिन्होंने टैक्स रिटर्न इस साल जमा करवाया है, उनके नामों पे मुहित एक लिस्ट जारी करता है जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट, कि ये लोग करंटली टैक्स पे कर रहे हैं, ठीक है, या इतने लोगों ने इस साल टैक्स पे किया। थर्डली हमारे पास है अपीलेट ट्रिब्यूनल। बच्चे जाहिर है जब हम टैक्स की बात करते हैं तो टैक्स 2 पार्टीज के दरमियान एक रिलेशनशिप का नाम है। एक तरफ एफबीआर है और दूसरी तरफ टैक्स पेयर, वो बंदा है जो टैक्स पे कर रहा है। अब जब 2 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं तो मे बी कि उनका किसी बात पे, किसी पॉइंट में आपस में क्या आ जाए? क्लैश आ जाए। अगर दोनों का आपस में क्लैश आ जाए तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए जो सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी है, जस्ट लाइक जैसे हमारे जजेस, कोर्ट्स वगैरह होती है, लॉ टैक्स की जो कोर्ट है दैट इज नोन एज अपीलेट ट्रिब्यूनल। ये क्या है बच्चे? हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी
इन द मैटर ऑफ टैक्स। अब किस मैटर में, अगर दोनों के दरमियान क्या हो जाए, डिस्प्यूट हो जाए, तो सॉल्व कौन करेंगे, ये सॉल्व करेंगे। इसमें कौन कौन शामिल होता है, इसमें जजेस भी शामिल होते हैं और अकाउंटेंट भी। देखे ना, एक तो हिसाब किताब का भी मामला है और दूसरा लॉ का भी मामला है, तो दोनों लोग शामिल होते हैं। और इन लोगों को अपॉइंट कौन करता है, फेडरल गवर्नमेंट, यानी कि ये मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, राइट होता है कि वो इन लोगों को अपॉइंट करे। दैट इज नोन एज एपीलेट ट्रिब्यूनल, जो कि क्या करता है, अगर टैक्स पेयर और टैक्स डिपार्टमेंट में कोई क्लैश आ जाए, कोई इख्तिलाफ हो जाए, वो कहे कि मेरा टैक्स इतना बनता है, वो कहे नहीं कि इतना ही इतना बनता है, तो उसको दूर करने के लिए जहां पे केस सुनवाई होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एपीलेट ट्रिब्यूनल, राइट। नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास अप्रूव्ड ग्रेजुटी फंड। तो ग्रेजुटी फंड क्या होता है बच्चे, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं अपने एम्प्लॉयज के बेनिफिट के लिए ऐसे फंड, ऐसे जो है वो पैसे सेपरेट रखती हैं जिसको हम ग्रेजुटी फंड बोलते हैं। और जब ये बंदा रिटायर हो रहा होता है उस टाइम उसको ये पेमेंट होती है। ये ह्यूज अमाउंट होती है। इसमें एक अमाउंट वो है जो हर साल हर मंथ आपकी सैलरी से डिडक्ट होती है, उतनी ही अमाउंट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन पे करती है और उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दिया जाता है। वो साल हर साल जब ये प्रोसीजर चलता रहता है और ये पैसे इकट्ठे होते रहते हैं, तो जब बंदे ने रिटायर होना होता है तो एक लम सम ह्यूज अमाउंट बन जाती है जो उसको पे की जाती है। दैट इज नोन एज अप्रूव्ड ग्रेजुटी फंड। ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी मेंटेन करती हैं और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी। दिस फंड फॉर द बेनिफिट ऑफ देयर एम्प्लॉइज, ये कब पे किया जाता है, जब वो रिटायर होता है। और ऑब्वियसली अगर एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी ये फंड मेंटेन करती है तो उसको टैक्स में और बहुत सारे मामलात में बहुत सारी कंसेशंस या बेनिफिट मिलते हैं उस कंपनी को, ठीक है, ये फंड मेंटेन करने की वजह से। नेक्स्ट हमारे पास क्या है बच्चे, असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर से पहले एक डेफिनेशन थी असेसमेंट, जो कि हमने छोड़ दी है। जब हम एक बंदे का टैक्स कैलकुलेट करते हैं कि कितनी इसकी टोटल इनकम है, उसमें से कितने एक्सपेंडिचर्स हैं और कितना इस पे जिसने इसने टैक्स पे करना है, उस सारे प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं, असेसमेंट। और वो जिस टाइम टेन्योर की हो उसको हम क्या बोलते हैं, असेसमेंट ईयर, ठीक है। और ये नॉर्मली 12 मंथ का होता है। पाकिस्तान में जो फाइनेंशियल ईयर 1 जुलाई से स्टार्ट होता है, 30 जून को खत्म होता है, तो ये 12 मंथ का यही टाइम टेन्योर होता है। लेकिन इसके अलावा भी कोई टाइम टेन्योर हो सकता है। एफसीआर से अगर आप अप्रूव कर लें कि मैं 30 जून तक जो है टैक्स पे नहीं कर सकता, बल्कि मैं 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक टैक्स पे करूंगा, तो वो भी हो सकता है। दैट इज नोन एज असेसमेंट ईयर। आगे चल के इसकी टाइप्स पढ़ेंगे तो वो वहां पे मजीद आपको क्लियर हो जाएगा। लास्ट वन है बच्चे आज के लिए हमारे पास एसोसिएशन ऑफ पर्संस। तो एसोसिएशन ऑफ पर्संस आप लोगों को पता है कि जो जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर काम करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। अब लॉ की लैंग्वेज में कौन कौन से लोग या कौन कौन से जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो एसोसिएशन ऑफ पर्संस कहलाएंगी। नंबर 1 हमारे पास फॉर्म क्या होती है, जो पार्टनरशिप के तहत बनती है, ठीक है। सेकेंड वन बच्चे, चूंकि हमारे यहाँ भी जो है वो फैमिली, कंबाइंड फैमिली वाला सेटअप है, लेकिन हिंदुओं में ये बहुत ज़्यादा है। उनमें चाहे जो है वो एक ही जो हिंदू है उसके एंड पे सारा पूरा खानदान जो है वो पोतरे और आगे चल के बहुत सारी नस्लें जो है वो एक ही सेटअप के नीचे काम करती रहती है, तो उसको भी हम इंडिविजुअल फैमिली नहीं कहते। हम क्या कहते हैं, पाकिस्तानी लॉ, टैक्स लॉ के मुताबिक क्या कहते हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को। थर्डली हमारे पास क्या है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। ये जो हमारे पास जो छोटे छोटे लॉ के जुडिशियल पर्सन क्रिएट हुए होते हैं, आर्टिफिशियल, ठीक है। उसके बाद ये फार्म के अंदर फॉरेन लॉ, वो बंदा या वो ऑर्गेनाइजेशन जो किसी बरूने लॉ के अंडर बनी हो, लेकिन इसमें क्या शामिल नहीं है, कंपनी शामिल नहीं है। कंपनी के अलावा जितने भी अदारे या जितनी भी चीज़ें हैं वो क्या कहलाएगी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे हैं आपकी डेफिनेशन का, टॉपिक सेकंड टैक्स का हम स्टडी कर रहे हैं। कुछ डेफिनेशन हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी थी। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो हमारे पास है बेनिफिशियल ओनर। ये वो बंदा होता है जो कंपनी को किसी हद तक कंट्रोल कर रहा होता है। वो क्या कहता है,
owns and control any company or EOP. EOP means association of person. At least 25% of shares are voting right. उसके पास मिनिमम क्या है 25% शेयर्स या वोटिंग राइट्स हो. सेकेंडली क्या है हमारे पास having a control on decisions और उसका decisions पे control भी हो. That is known as a beneficial पर्सन या ऑनर. सेकंड वन बचे ये हमारे पास पर्सन स्टार्ट हो रहा है. ये हमारे पास एज अ लॉन्ग पर्सन भी पेपर का पार्ट होता है और एज अ शॉर्ट पर्सन भी पेपर का पार्ट होता है. डेफिनेशन भी आ सकती है इसकी और ये अलग से पूरा लॉन्ग पर्सन भी आ सकता है. यहाँ से लेके पूरा एग्रीकल्चर इनकम पे नोट देखे. रिमेंबर बच्चे हम नेक्स्ट चैप्टर में इसको स्टडी भी करेंगे. पाकिस्तान में टिल टुडे, ठीक है, अभी तक एग्रीकल्चरल इनकम पे डायरेक्टली टैक्स नहीं लगता. रिमेंबर दिस, पाकिस्तान में एग्रीकल्चर से आप जितनी भी इनकम कमाते हैं दैट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स. ठीक है, तो सबसे पहले एग्रीकल्चरल इनकम होगी क्या, उसकी 3 कंडीशंस है. नंबर 1 वो इनकम जो है कहाँ से हासिल होनी चाहिए, लैंड से. नंबर 2 लैंड जो है वो पाकिस्तान में होनी चाहिए. कहाँ पे होनी चाहिए, पाकिस्तान में. और थर्डली वो लैंड जो है वो ज़राअत यानी कि एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल हो रही हो. देन दैट इज नोन एज एग्रीकल्चरल इनकम. ठीक है, इसकी एग्जांपल में कुछ जिम्मेदार जो है ट्री वगैरह अपने दरख्त वगैरह उगाता है अपनी ज़मीन पे, तो वो भी एग्रीकल्चरल इनकम है. वो ज़मीन में लैंड जो है वो वीट राइस या कोई और फसल उगाता है तो उससे जो कमाता है वो भी आपकी एग्रीकल्चरल इनकम है. एग्जांपल ऑल दो कि हम आगे चल के भी डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास टाइप ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम. एग्रीकल्चरल इनकम हमारे पास 5 कैटेगरीज में इसको डिवाइड कर रहे हैं. नंबर 1 जो है वो रेंट या रेवेन्यू है जो हम रिसीव करते हैं एग्रीकल्चर लैंड को रेंट आउट दे के. यानी कि जब हम ज़मीन को रेंट पे, जिसको हम सिंपल वर्ड्स में अगर बात करें तो ज़मीन को क्या ठेके पे देना कहते हैं पंजाबी में, वो ठेके पे देते हैं तो उससे जो रेंट हमें रिसीव होता है दैट इज नोन एज एग्रीकल्चरल इनकम. सेकंड वन है बच्चे हमारे पास इनकम बाय डूइंग एग्रीकल्चर. हम खुद उस पर फसलें उगाते हैं तो उन फसलों से जो इनकम हासिल होती है दैट इज आल्सो नोन एज एग्रीकल्चरल इनकम. थर्डली हमारे पास है क्या, इनकम बाय प्रोसेस ऑफ मेकिंग रेडी फॉर मार्केट. यानी कि जो प्रोडक्ट्स हमने पैदा की हैं वो हम रेडी टू मेक मार्केट. फॉर एग्जांपल वीट ग्रो हो गई है, उसके लिए जो हार्वेस्टिंग वाला बंदा हम बुलाते हैं उसकी जो इनकम है दैट इज आल्सो नोन एज एग्रीकल्चरल इनकम. ठीक है, और थर्ड वन क्या हमारा, फोर्थ वन इनकम बाय सेल ऑफ प्रोसीड. जो हमने वो चीज़ें बनाई हैं जो पैदा की हैं उनको सेल करने से जो इनकम आएगी वो भी हमारी क्या कहलाएगी, एग्रीकल्चरल इनकम. और फिफ्थ वन है हमारे पास इनकम फ्रॉम बिल्डिंग यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर. वो बिल्डिंग जो एग्रीकल्चर के लिए यूज हो रही है उससे जो इनकम आ रही है वो भी हमारी क्या है, एग्रीकल्चरल इनकम है. फॉर एग्जांपल आपके खेतों के पास कहीं कोई ज़मीन थी, किसी जिम्मेदार ने आपसे कहा कि यार मुझे यहाँ पे अपने चीज़ें स्टोर करनी या उनको रखना है तो उसके लिए ये ज़मीन आपकी मुझे चाहिए, ये बिल्डिंग आपकी मुझे चाहिए. तो वो बिल्डिंग से जो आप रेंट रिसीव करेंगे, जो इनकम रिसीव करेंगे वो क्या कहलाएगी, एग्रीकल्चरल इनकम. लेकिन उसकी 3 कंडीशंस है. क्या, इट इज़ इमीडिएट वेसिनिटी ऑफ एग्रीकल्चर लैंड. यानी कि वो जो बिल्डिंग है वो बिल्कुल आपकी लैंड के साथ होनी चाहिए. सेकेंडली क्या है, बिल्डिंग ऑक्युपाइड बाय कल्टीवेटर और रेसिपिएंट. यानी कि जो उसमें जो क्या उसे बोलते हैं कल्टीवेट उसमें कर रहा है या उस जमीन का ओनर है उसके कंट्रोल में होनी चाहिए वो बिल्डिंग. और थर्डली क्या है, यूज फॉर एग्रीकल्चर. वो जो बिल्डिंग है वो एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए यूज होनी चाहिए. यानी कि उसमें कोई ड्रिलिंग का सामान, कोई औजार वगैरह स्टोर रूम टाइप उसको बनाया हो तो जो उसकी इनकम होगी वो क्या कहलाएगी, एग्रीकल्चरल इनकम. नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं. वैसे तो बहुत सारी हमने पेपर में कोई अगर पूछी जाती है तो 4-5 ही पूछेगा, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा. तो आप अगर 4-5 भी माइंड में रखते हैं तो काफी है. रेंट रिसीव्ड बाय लेसर ऑफ एग्रीकल्चर. जब हम एग्रीकल्चर जमीन लीज पे देते हैं तो उसमें जो लीज पे देने वाला ओनर है वो लेसर कहलाता है और जिसको दी जाती है वो लेसी कहलाता है. तो लेसर को क्या मिलेगा, रेंट मिलेगा उस जमीन का जिसको अभी हमने क्या कहा था, ठेका. ठीक है, तो वो उसकी क्या है, इनकम है. इसके अलावा इनकम ऑफ लेसी ऑफ एग्रीकल्चर लैंड. एग्रीकल्चर लैंड जिस पे हमने रेंट पे ली है यानी कि जो ठेकेदार है वो जब उसको उगाएगा उसमें फसलें तो वो भी क्या कहलाएगी, एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगी. इसी तरह
इनकम ऑफ ग्रोइंग टी, अगर आप टी का पौधा उगाते हैं तो उससे जो इनकम आएगी वो भी एग्रीकल्चरल इनकम होगी। इसी तरह अगर आप गंदम या कोई और फसल उगाते हैं दैट इज आल्सो नोन एज एग्रीकल्चरल इनकम। और लास्ट वन क्या, सेल ऑफ हनी, आप हनी या उसकी प्रोडक्ट्स जो है वो अगर उगाते हैं या बनाते हैं और उसको सेल करते हैं तो वो भी आपकी एग्रीकल्चरल इनकम की एग्जांपल है। कोई भी इसके हट के भी आप एग्जांपल एग्रीकल्चरल इनकम की दे सकते हैं, 2-4 जब पूछा जाए तो, ठीक है। उसके बाद बच्चे एग्जाम्पल है कि कौन कौन सी इनकम एग्रीकल्चरल इनकम नहीं कहलाती, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे। नंबर 1 इनकम फ्रॉम स्टोन क्यूरीज। आप देखिए बच्चे हमारी जो लैंड है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी कि सबसे पहले लैंड कहाँ पे होनी चाहिए, पाकिस्तान में। लैंड किसके लिए, सॉरी इनकम कहाँ से आनी चाहिए, लैंड से, और लैंड कहाँ पे होनी चाहिए, पाकिस्तान में। ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक इसमें पाई जाती हैं। जब आप पत्थर वगैरह तोड़ते हैं तो उसमें ये दोनों, पाकिस्तान में जमीन है और वो जमीन भी, इनकम भी कहाँ से आ रही है, जमीन से, लेकिन स्टिल वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एग्रीकल्चर नहीं हो रहा उसमें, ठीक है। पत्थर तोड़ रहे हैं या पत्थर से का काम हो रहा है तो वो एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है। इसी तरह बच्चे इनकम फ्रॉम फिशरीज, ये जो हम मछलियों से इनकम कमाते हैं वो भी आपकी एग्रीकल्चरल इनकम नहीं होती। इसी तरह इनकम फ्रॉम माइनिंग, ये जो जमीन से हम मादनियात वगैरह निकालते हैं, लोहा, तांबा, सोना, ऑयल, कोल, ये भी जो है आपकी एग्रीकल्चरल इनकम में नहीं आता। उसके बाद क्या है, एग्रीकल्चरल इनकम ऑफ फ्लोर मिल, यानी कि जो आटा बनाने वाली फैक्ट्री है उसकी इनकम भी एग्रीकल्चरल इनकम नहीं होती। इसी तरह मार्केट अगर आपने जमीन पे बनाई हुई है तो उस मार्केट की भी इनकम जो है वो एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है, बल्कि वो और बिल्डिंग इनकम है। इंशाल्लाह उस पर बात करेंगे हम। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी वो कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास है वो इनकम जो कि कुछ एग्जांपल्स हैं जो पार्टली एग्रीकल्चरल इनकम कहलाती है और पार्टली हमारे पास है नॉन एग्रीकल्चर इनकम कहलाती है। सबसे पहली एग्जांपल क्या है, इनकम फ्रॉम ग्रोइंग टी लीव्स एंड मैन्युफैक्चरिंग। अब बच्चे इसमें टी लीव्स उगाना जो है वो क्या है, एग्रीकल्चरल इनकम है, और उससे टी बनाना जो है वो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है। सेम, ये आधी क्या है, एग्रीकल्चरल, और आधी नॉन एग्रीकल्चर। नेक्स्ट क्या है, इनकम फ्रॉम ग्रोइंग शुगर केन एंड प्रोड्यूसिंग। अब देखिए एक फैक्ट्री है, उन्होंने अपने खेतों में शुगर केन भी उगाया हुआ है और फैक्ट्री भी लगाई हुई है, तो जो शुगर केन से इनकम होगी वो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है, और जो शुगर बनाना है वो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है, ठीक है। और इसी तरह थर्ड वन क्या है, अगर आप सिगरेट बनाने वाली फैक्ट्री और टबाकू भी आप खुद उगाते हैं अपने खेतों में, तो टबाकू से जो इनकम होगी दैट इज नोन एज एग्रीकल्चरल इनकम, और जो सिगरेट बनाएंगे वो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम, राइट। यहाँ पे बच्चे ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट डेफिनेशन है बैंकिंग कंपनी क्या होती है। वो कंपनी पाकिस्तान में जो बैंकिंग ऑर्डिनेंस 1962 है उसके तहत फॉर्म हुई हो और वो पाकिस्तान में बैंकिंग का बिजनेस परफॉर्म करती हो, दैट इज नोन एज बैंकिंग कंपनी। लास्ट वन आज के लिए हमारे पास डेफिनेशन है बिजनेस। बच्चे वैसे तो आपने बिजनेस पढ़ा हुआ होगा, लेकिन टेक्स्ट की लैंग्वेज में कोई भी काम जो कि क्या है, ट्रेड कर रहे हैं आप, कॉमर्स से रिलेवेंट है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, कोई प्रोफेशन या वोकेशन है, या फिर इन द नेचर ऑफ ट्रेड कॉमर्स, यानी कि या इससे मिलता जुलता इस तरह का, यानी कि ट्रेड की तरह का है, मैन्युफैक्चरिंग की तरह का, या कोई प्रोफेशन की तरह का काम है, तो दैट इज नोन एज बिजनेस, ठीक है। थैंक यू।